वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वैसे तो ये हम सब जानते हैं कि हम सबके रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं और उन्हें खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाना हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन कई बार कुछ गलतफहमियों की वजह से या फिर ईगो के रिश्ते के बीच में आने की वजह से रिश्ता टूटने की कगार पर आ सकता है। अब इस ईगो को कैसे सॉल्व डाउन करें, किस तरह से ईगो को अपने रिलेशन से बाहर निकाल फेंकें, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे अपनी एक्सपर्ट जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर प्रतिभा आनंद सिंह के साथ। डॉक्टर प्रतिभा, वेलकम टू द शो। थैंक यू नमिता। तो वैसे हम सब जानते हैं कि रिश्तों को स्मूथली रन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन हर रिश्ता अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है डॉक्टर प्रतिभा। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसे किस तरह से आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर एक भी रिश्ते में ईगो जैसा फैक्टर आ जाए तो रिश्ता कभी भी स्मूथली नहीं चल सकता। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि ईगो किस तरह से रिलेशनशिप के अंदर एंटर करती है। नमिता, अगर हम हेल्दी टर्म्स में, पॉजिटिव टर्म्स में बात करें तो हर व्यक्ति के एक व्यक्तित्व का हिस्सा होती है ईगो, जो नेचुरली और स्पॉन्टेनियसली डेवलप होता है। हर व्यक्ति का एक अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, यानी व्यक्ति की एक अपनी समझ होती है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या मेरी कमी पेशी या लिमिटेशंस हैं। और उसी से व्यक्ति के अंदर एक ईगो पनपता है, जस्ट अ हाइपोथेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट, यानी एक इमेजिनरी मानसिक कंपोनेंट है जो एग्जिस्ट करता है, जो उस व्यक्ति को बाकी लोगों से भिन्न बनाता है और उस व्यक्ति के सर्वाइवल को और एग्जिस्टेंस को प्रमोट करता है कि वो हो तभी मैं अपने आप के लिए भी कुछ करूंगा, क्योंकि ईगो कहीं ना कहीं खुद की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए ही ईगो बीच में आता है। और कहीं पर जब हम बात करते हैं हेल्दियर टर्म्स में तो हम उसे सेल्फ रिस्पेक्ट जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं, और जब हम उसे अनहेल्दी टर्म्स में बात करते हैं कोलोकियल यूजेज में, टेक्निकली और साइकोलॉजिकली शायद ईगो कुछ और एक भिन्न कंपोनेंट की तरह समझा जाता है, लेकिन आमूमन भाषा में जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो हम ईगो को उस स्लाइटली अनहेल्दी कंपोनेंट की तरह देखते हैं, जो शायद अगर एक रिश्ते में आ जाए या रिश्ते के बीच आ जाए तो शायद वो उसकी खूबसूरती को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने लगता है। डेफिनेटली बहुत सारे रिश्ते हैं जिनको हम रूटीन लाइफ में जीते हैं, कुछ अच्छे तरह से हम हैंडल कर पाते हैं, कुछ चीज़ों में हमें लगता है कि हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको नुकसान पहुंच रहा है, अहम को चोट पहुंच रही है। वहाँ ईगो जैसी चीज़ को हम, उस कॉन्सेप्ट को, उस फिनोमेना को हम ईगो के टर्म्स में समझते हैं और देखते हैं, जहाँ हम एग्जैजरेटिंगली अपने आप को अहमियत देने लगते हैं। वहाँ हम कहते हैं कि ईगो प्रिवेल कर रही है और हम रिश्ते को समझ नहीं पा रहे और अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए चीज़ों से, रिश्ते को परेशानी से, दुविधा की स्थिति से बाहर नहीं निकल पाते। बिल्कुल, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि कोई भी रिश्ता बहुत स्मूथली रन नहीं कर सकता, उतार चढ़ाव जिंदगी में जिस तरह लगे रहते हैं उसी तरह से हमारी रिश्तों में भी लगे रहते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जिंदगी के हर मोड़ पर हमें एडजस्टमेंट्स करनी आनी चाहिए, थोड़े बहुत सैक्रिफाइसेस करने आने चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाए ये जरूरी बात नहीं होती। अभी बात करेंगे प्रियंका के साथ फोन लाइन पर। जी प्रियंका। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून प्रियंका, बताइए। मैम एक्चुअली मैं कुछ रिलेशन के बारे में कोई क्वेश्चन करना चाह रही थी। मैं स्टार्टिंग में बहुत स्लिम थी, बट आफ्टर मैरिज सडनली मैंने वेट पुट ऑन कर लिया है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक मेरे हस्बैंड या फिर मेरे कोई ओल्ड फ्रेंड्स प्यार से ही, लेकिन मुझे कुछ वैसा लाइक मोटी या कुछ कह के पुकारते हैं, तो समटाइम्स पता नहीं मुझे क्यों बुरा लगता है। और इसी कारण मैं कभी कभार उनसे नाराज भी हो जाती हूँ और इंटरनली मैं बहुत हर्ट होती हूँ इस चीज को लेकर। इतनी छोटी सी बात के लिए आप हर्ट हो जाती हैं। वैसे मुझे लगता है कि लड़कियों में ऐसा होता है कि मैं बहुत स्लिम दिखनी चाहिए, जैसे कि इन्होंने कहा कि शादी से पहले काफी स्लिम थी, तो अभी थोड़ी फैट हो गई। अगर प्यार से भी कोई टोकता है तो इन्हें बुरा लग जाता है। अभी क्या कर सकती हैं? जैसा मैंने कहा था अभी नमिता, हर व्यक्ति का एक अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, यानी मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। अगर वो अब तक हमेशा एक एप्रिसिएशन सुनती रही हैं, कॉम्प्लीमेंट्स लेती रही हैं लोगों से कि आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं या आप बहुत स्लिम हैं, और एक पॉइंट के बाद यूजुअली लोग मोटा या मोटी लोगों को तब कहते हैं व्हेन दे वांट टू पॉइंट आउट समथिंग नेगेटिव अबाउट यू। तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट है, आपकी जो अपने आप को लेकर एक परिभाषा है, एक कॉग्निजेंस है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको कहीं चोट पहुंचा रहा है, कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि आज भी हम देखें मीडिया के थ्रू या हर चीज़ के थ्रू, जो व्हाट इज इन वोग, व्हाट इज considered to be acceptable is that I should look slim or I should look smart. तो उसके चलते उनको नुकसान, उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट को चोट पहुंच रही है, नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए उनको बुरा लग रहा है। डेफिनेटली प्रियंका, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कोई कहता है कभी इस तरह से जो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को बात बुरी लगती है तो दुख पहुंचता है,
मोमेंटरीली बुरा लगता है, लेकिन आपको उसकी डेप्थ को समझना और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली उसको कितना सिग्निफिकेंस देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये समझना कि जैसे इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एज यू आर ग्रोइंग विद डिफरेंट मोमेंट्स इन लाइफ, तो आपकी बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे, हार्मोनल चेंजेस होंगे, कभी आप पतले होंगे, कभी आप दुबले होंगे। अगर आपको एक पतला ही होना है तो आप उसके लिए अपने आप को समय देके धीरे धीरे एक्सरसाइज करके या थ्रू अदर मीन्स यू कैन लूज वेट, पर अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इतना कमज़ोर मत बनाइए, अपने अहम को, अपनी एग्जिस्टेंस को, डिग्निटी को एक मोटापे जैसी एक मामूली सी चीज़ के साथ इक्वेट मत कीजिए। यू आर नॉट जस्ट सो insignificant or significant in life just by means of what you look. You are very important for what you are. Exactly, क्योंकि फिजिकल एट्रीब्यूट से खुद को डिफाइन करना इज वेरी इजी, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा करना इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। तो छोटी सी बात के लिए खुद को हर्ट मत कीजिए। और आपने खुद ही कहा कि आपके फ्रेंड्स और आपके पति जो हैं वो आपको प्यार से मोटी कहते हैं, तो प्लीज इस बात से हर्ट मत होइए और अपनी ईगो को थोड़ा साइड रख दीजिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश कीजिए जिंदगी के हर फील्ड में। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। हेलो, ललिता हमसे बात करेंगी अभी। जी ललिता। जी हेलो, नमस्कार ललिता जी। हेलो, नमस्कार ललिता जी, बताइए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड घर में बड़े भाई हैं, उनके छोटे भाई से बिजनेस की वजह से रिलेशन खराब है। तो अब इनके अंदर ईगो है या इनको कैसे हर्ट किया गया उनके भाई ने, तो बट हम चाहते हैं कि रिलेशन अच्छे बने रहें, लेकिन ये नहीं चाहते कि रिलेशन बने। ओके, बहुत अच्छी बात है कि घर की औरत अगर चाहती है कि रिलेशन अच्छा बना रहे, तो मुझे लगता है कोई भी नहीं रोक सकता उस रिलेशन को अच्छा करने से। तो अभी क्या कर सकती है इनकी वाइफ? पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि ये पहले अपने हस्बैंड के साथ बैठें, तसल्ली से आराम से बात करें और ये समझने की कोशिश करें कि उनके अहम को, उनके ईगो को क्यों चोट पहुंची है, क्या ऐसी चीज़ रही जिसकी उनके भाई के बर्ताव में जो उनको एक्सट्रीमली हर्ट करी है। मोटे तौर पे हम सब बात करते हैं मैटर ऑफ फैक्ट के बारे में और जानते हैं क्या हुआ, क्या घटा, कैसे घटा, लेकिन इमोशनल लेवल पे बात करने से एक तो जो सो कॉल्ड ईगो की हम बात कर रहे हैं उससे एक वेंटिलेशन मिलेगा, उससे एक राहत मिलेगी, उसके जो इमोशंस, जो चीज़ें उससे हर्ट कर रही थी उससे वो उभर पाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो अपने ब्रदर इन लॉ जो देवर हैं उनके साथ भी बैठ के बात कर सकते हैं ताकि वो समझ सके कि उनको एग्जैक्टली क्या चीज़ें बुरी लगी हैं या उनमें कितनी इच्छा है रिश्तों को वापस से सुधारने की। उस दोनों चीज़ों को समझ के तालमेल बिठा के दोनों लोग अगर साथ में बैठें और एक दूसरे को शायद वर्ड्स ऑफ अपॉलजीज एक्सचेंज करें, नॉट दैट वन हैज टू से सॉरी to the other, but words of apologies can always be exchanged, one saying sorry to the other and the other person also responding back to that apology. That is very essential. अगर इस तरह की चीज़ हो सके तो कहीं एक ईगो जो अपना जो इमोशनल ट्रॉमा था उससे भी उभर पाएंगी और कहीं ना कहीं एक दोबारा नए सिरे से खूबसूरती से रिलेशनशिप को रीडेवलप कर पाएंगे। जिस तरह से ताली एक हाथ से नहीं बजती, गलती भी दो साइडेड ही होती है, कभी भी वन साइडेड नहीं हो सकती। तो हो सकता है कि कुछ एक बातें आपके हस्बैंड के भाई की गलत रही हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ एक बातें आपके हस्बैंड की भी उस वक्त रही हो। तो जैसे कि डॉक्टर प्रतिभा ने कहा कि अपोलोजाइजिंग इज द बेस्ट वे आउट, दोनों को साथ में मिलकर बैठकर सॉरी कह देना चाहिए एक दूसरे से, जो कि इनके रिश्तों को बेहतर बना सकता है। और मुझे लगता है कि इसमें आपकी वाइफ जो है मतलब वो बहुत हेल्प कर सकती हैं आपकी। अभी बात करेंगे सविता के साथ। जी सविता। हाँ नमस्ते मैम। जी नमस्कार, बताइए। मैं सरिता बोल रही हूँ मैम, दिल्ली से। जी बताइए। मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे हैं, एक तो 17 साल की लड़की है और 15 साल का लड़का है। तो कुछ वो रूडली थोड़ा तेज आवाज में अगर मुझसे बोलते हैं, मैं उनसे कुछ कहने की कोशिश करती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और फिर मैं बहुत ज्यादा रोती रहती हूँ अकेले में और अपने आप को हर्ट करती रहती हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ कैसे हैंडल करूँ। ओके, अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और हमारे साथ हम उम्र होने लगते हैं थोड़ा थोड़ा, तो वो भी चाहते हैं कि पेरेंट्स दोस्त की तरह रहें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स उनकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं या उन्हें कुछ टोकते हैं तो उन्हें बुरा लगता है और उनसे रूड लैंग्वेज में बात करते हैं। तो इन्होंने अभी भी कहा कि इनके बच्चे भी कभी कभार ऐसा करते हैं, उन्हें डांटती हैं तो इन्हें बुरा लगता है। क्या कर सकती हैं? या डेफिनेटली एक नॉर्मली हम देखते हैं हर परिवार में आजकल कॉमन फिनोमेना हो गया है कि बच्चे पेरेंट्स के साथ एक बहुत ही इजी रिलेशनशिप रखते हैं या कह लीजिए हेल्दी वे में चले तो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है। बट कभी कभी रिश्ते टेकन फॉर ग्रांटेड मोड में भी चले जाते हैं कि हम अपने बड़ों को या अपने घर के और इम्पॉर्टेंट लोगों को या
पेरेंट्स को कुछ रूडली भी बोल जाते हैं एज ग्रोइंग अप चिल्ड्रन, खासतौर पे एडोलेसेंट्स की टेंडेंसी रहती है। पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो कब और क्यों और किस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कह रहे हैं। यानी शायद हो सकता है आपके पार्ट पे कोई रोक टोक या कोई क्रिटिसिज्म है जो उनके लिए, उनको ऐसा परसीव हो रहा है कि उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट या उनके इंडिपेंडेंस दोनों में से किसी एक चीज़ के दायरे में आ रहा है। एट द सेम टाइम उनका कहना भी आपको हर्ट करता है, क्योंकि आपका एक सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जो व्यक्ति का एक अपना ईगो होता है ना, अपनी चीज़ें जो होती हैं अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट का ही एक हिस्सा होती हैं, और वो खुद हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे कि मेरी पेंटिंग वो मेरे ही सेल्फ कॉन्सेप्ट का हिस्सा है, अगर कोई उसकी बुराई करेगा तो मुझे खराब लगेगा, मेरी राइटिंग मुझे बुरा लगेगा। लाइकवाइज बच्चों को भी हम अपना ही एक्सटेंशन ऑफ सेल्फ देखते हैं, तो यदि वहां से कोई नुकसान पहुंचता है हमको तो खास ज्यादा नुकसान, ज्यादा बुरा लगता है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके बच्चे इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बीइंग्स हैं, बड़े हो रहे हैं, आपसे अलग यूनिक इंडिविजुअल्स हैं, उनकी अपनी एक अलग सोच है, अपनी एक अलग समझ है। उसके चलते हो सकता है वो आपसे भिन्न राय रखें या कुछ एक डिफरेंट ओपिनियन रखें, तो हो सकता है क्रिटिसिज्म भी आए उनके पार्ट पर भी। तो आपके पार्ट के क्रिटिसिज्म को अच्छी तरह हैंडल ना कर पाए तो बैठिए, बात कीजिए, समझिए, उन्हें एक्सप्रेस कीजिए। आपको बुरा लगता है, आई एम श्योर थिंग्स विल इम्प्रूव। चलिए, तो बच्चों की सोच को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना खुद की सोच को समझना। अपनी ईगो को साइड में रखिए और ऑन द टेबल बैठकर बच्चों के साथ प्यार से इस बात को डिस्कस कीजिए। अभी वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी रिश्तों में ईगो लेकर आ जाता है और इससे रिश्ता बिखरने लगता है। कई बार हमें लगता है कि मैं ही इस काम को बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, या फिर ये पेंटिंग मैं ही बहुत अच्छी बना सकती हूँ, घर का काम सिर्फ मैं ही बहुत अच्छा कर सकती हूँ और सामने वाला नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं इससे भी रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। और जैसे कि मैंने शुरुआती दौर में कहा कि रिश्तों के बीच में अगर एडजस्टमेंट शब्द आ जाता है तो रिश्ते वहीं पर स्मूथ होते चले जाते हैं। कहीं ना कहीं आप एडजस्टमेंट्स कीजिए, कहीं ना कहीं सामने वाला भी आपको देखकर एडजस्टमेंट्स करनी शुरू कर देगा। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। मुस्कान हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी मुस्कान। हेलो। हेलो मुस्कान, गुड आफ्टरनून, बताइए। मैम एक्चुअली मेरी फैमिली में मेरे फादर 5 भाई बहन हैं और स्टार्टिंग में वो लोग काफी अच्छे रिलेशन थे एक दूसरे से। इवन हर छोटे बड़े इवेंट्स में वो लोग साथ साथ रहते थे और एंजॉय करते थे। बट पिछले 2-3 सालों से उन लोगों के बीच कुछ कारणवश इतनी ही दूरियां आ गई हैं कि वो अब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। इवन उनके बच्चे लाइक हम लोग जितने लोग हैं भाई बहन, तो वो हम लोगों को भी कनेक्ट नहीं होने देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी सॉल्यूशन इसका निकले ताकि हम लोग उनको मिला सके। चलिए, वेरी नाइस थॉट। मुझे लगता है कोई तो है फैमिली में जो पूरी फैमिली को मिलाना चाहता है। कैसे मिला सकते हैं? अगेन, जैसा हमने पहले ही कहा था कि आपके परिवार के कॉन्टेक्स्ट में बात है तो पहले इनको ये थ्रू कॉन्टैक्ट, थ्रू कन्वर्सेशन एंड डायलॉग ये समझने की ज़रूरत है उनके पेरेंट्स के कौन और भाई बहन हैं जिनके बच्चे भी इस तरह का रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। वो भी ये चाहते हैं कि पेरेंट्स के बीच के रिश्ते जो हैं वो मधुर हों, सुधरें। जब ये समझ जाएं कि और कौन कौन लोग चाह रहे हैं और जेन्युइनली विलिंग हैं, तो ज़रूरी है कि बच्चे अपने अपने पेरेंट्स से इश्यूज डिस्कस करें, बात करें, समझें। रिपीटेड डिस्कशंस की ज़रूरत रहेगी डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि एक डिस्कशन करने पर सारे उनके मन का मलाल ख़त्म हो जाएगा। देन ऑफ कोर्स मेंटेनिंग डिस्टेंस, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, उससे क्या पर्पस सर्व हो रहा है, उसको समझने की कोशिश करें और फिर ये समझाने की कोशिश करें कि वही रिश्ते हैं, ये वही लोग हैं जिनके साथ चीज़ें पहले मधुर थी ज़िंदगी में। पहले इतना सारा प्यार, अफेक्शन था जो रूटीनली एक्सचेंज होता था। अब कुछ मोमेंट्स हुए, कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, उनके चलते जैसे हम बात करें ईगो आड़े आ गया कि हम दोबारा कैसे अपोलोजाइज करें और कैसे उन रिश्तों के पास वापस लौटें। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चे पहले अपने अपने पेरेंट्स को समझें, फिर उनके साथ एक ओपन डायलॉग के थ्रू उन्हें बताने की कोशिश करें कि शायद ईगो को शेड करके अगर वो लोग आपस में बैठें, मिलें, इनिशिएटिव लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें एक बेस्ट जो स्ट्रैटेजी रहती है कि बच्चे ही अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छा सा गेट टुगेदर प्लान कर सकते हैं जहाँ पे अपने पेरेंट्स को, सब लोग अपने पेरेंट्स को वहाँ बुलाएं, सब लोग मिले बैठे बातचीत करें, एंजॉय करें। आई एम श्योर उस एक मीटिंग से कुछ ग्रजेस शेड होंगे, थोड़ी बातचीत शुरू होगी और धीरे धीरे चीजें नॉर्मल प्लेन पे आ सकती हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात कही कि कम्युनिकेशन कैन बी द बेस्ट वे आउट। एक पार्टी प्लान की जा सकती है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दूरियां भी नजदीकियों को बढ़ाती हैं। तो अगर दूर रहकर भी रिश्ते स्मूथ हो सकते हैं तो हमें उसके लिए हर कोशिश करनी चाहिए और यहाँ पर बच्चे बहुत काम आ सकते हैं। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। चंदर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी चंदर।
हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते जी, बताइए। मेरी उम्र 60 साल की है और मेरे हस्बैंड को एक्सपायर हुए 2.5 साल हो गए हैं जी। और उनके स्टेप बच्चे हैं, जो मेरे बच्चा नहीं हुआ हुआ था तो एक्सपायर हो गया था, फिर नहीं हुआ, तो वो 30 साल मैं रही उनके साथ। तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि उनके बाद अकेलेपन से मेरे को इन बच्चों से बहुत बना के रखनी पड़ती है, लेकिन वो पापा के बाद मेरे को अब कुछ समझते नहीं, लेकिन मैंने अपनी ईगो एक तरफ करके उनसे बनाती हूँ। मेरी आज तक उनसे कभी झगड़ा नहीं हुआ, वो करते हैं तो मैं उन्हें माफ कर देती हूँ, फॉरगिव कर देती हूँ। अब अभी 1.5 महीना हुआ था, मेरे सबसे छोटे बेटे ने, जो मेरे हस्बैंड के हैं, वो मेरे से बहुत लड़ा, बहुत गालियाँ निकाली और लेकिन फिर भी वह नॉर्मल रही और मैंने उसे माफ कर दिया। अब ये है कि मेरे कोई रिलेशन में, मैटरनल रिलेशन में कोई नहीं है, लेकिन इधर मैं इनके साथ ना बनाऊं तो मेरे को बहुत अकेलापन सालता है और मैं जाती रहती हूँ सबके पास, अच्छा बोलती हूँ, जो वो करते हैं अवॉइड करती रहती हूँ। अब ये है कि 1.5 महीने से जब ये लड़ा तो मेरे में कुछ ईगो आ गई कि मैं इनकी माँ हूँ, 30 साल से इनको पाला पोसा, तो मैं नहीं जा रही, लेकिन वो भी नहीं मेरे को बुला रहे, पर मैं नहीं रह पा रही। चलिए, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। अभी वैसे बहुत सारी बातें इन्होंने कही और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये अपनी साइड से एडजस्टमेंट्स कर रही हैं, सैक्रिफाइसेस कर रही हैं, ना चाहते हुए भी अपनी ईगो को साइड करके बच्चों को फॉरगिव कर रही हैं, व्हिच इज वेरी गुड। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे इन्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तो क्या करें अभी ये? मेरे ख्याल से नमिता, जहाँ तक जिस तरह की डायनेमिक्स को ये कोट कर रही हैं अपने घर में है, रिश्तों के साथ है, इसका मतलब ये है कि हमें ईगो की बात नहीं होती, कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी संभाल के रखनी है और मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी होती है। आप अपने बेसिक आत्मविश्वास को चोट पहुँचा के या उसको बिल्कुल नकार के अपनी जीवन जिंदगी नहीं चला सकते। आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और रिश्तों से आपको तब भी कोई खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अकेलेपन को दूर करने के लिए या मोह माया तो होगा ही, डेफिनेटली अटैचमेंट बॉन्डिंग भी होगी, लेकिन डेफिनेटली कुछ हद तक एक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो ये कह रहे हैं कि उनसे नहीं मिल रही तो अकेला लगता है। शायद और जिंदगी में और रिश्ते हैं जिनको आप अहमियत दे सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो शायद आपको उतने ही प्यार, मोहब्बत और एक्सेप्टेंस से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आप उन्हें ध्यान नहीं दे रही हैं, आप उन्हें छोड़ रही हैं, आप वहीं उस चीज़ के पीछे भाग रही हैं। शायद जो चीज़ आपकी या जो सेट ऑफ लोग आपकी वैल्यू, जो रिश्ते आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं या आपकी वर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़ा डिस्टेंस बने रहने दीजिए, मेरे हिसाब से कुछ समय तक कोई नुकसान नहीं है। आप और रिश्ते भी जो हैं उनको भी अहमियत दें, कुछ और दोस्त मित्र बनाएं, अड़ोसी पड़ोसी उन लोगों के साथ कुछ समय अच्छा बिताएं और बच्चों के साथ यदि वो आपसे थोड़ा सा भी अटैचमेंट बॉन्डिंग मेंटेन करते हैं तो कभी ना कभी आपको ज़रूर अप्रोच करेंगे या हालचाल पूछेंगे। ऐसे में आप जाइए, रिश्ता भले ही थोड़ा डिस्टेंट रहे लेकिन बीच बीच में मुलाकात करके अगर वो मधुर चल सके तो कोई नुकसान नहीं, आप ऐसे मेंटेन कीजिए। चलिए, डिस्टेंस बनाए रखिए। अगर इससे रिश्ता और मजबूत होता है और मधुर होता है तो मुझे लगता है ऐसा ही हमें सॉल्यूशन अपनाना चाहिए, बजाय इसके कि हम उनके पास जाने की कोशिश करें और वो बार बार हमारी बेइज्जती करें। अभी बात करेंगे और कि ईगो को किस तरह से अपने रिश्तों से दूर रखा जा सकता है, क्या सॉल्यूशन है इसका, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग कॉल फॉर केयर। कहीं ना कहीं जब एक रिश्ते में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आने लगती है, प्यार आने लगता है, विश्वास आने लगता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स अपने आप कम हो जाती हैं और एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट भी डेवलप होने लगता है। और जब ये सारी चीज़ें इन द सर्कल होती हैं तो ईगो कहीं दूर चली जाती है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईगो को रिश्तों से दूर ही रखा जाए तो बहुत अच्छा, इसे टाटा बाय बाय कह देना चाहिए। तो और क्या तरीके हैं जिससे ईगो को बाहर रखा जा सकता है रिश्ते से? हाँ नमिता, जैसा आपने बहुत खूबसूरती से कहा कि अगर प्यार है तो ईगो अपने आप नहीं रहती है, तो ईगो रिश्तों को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर रिश्ते में नेचुरल जेन्युइन लव एंड अफेक्शन है तब वो कभी रिश्ते के आड़े नहीं आती। लेकिन ईगो रिश्ते के आड़े तब आ जाती है जब हम अपने आप को और अपनी नीड्स को एक्सट्रीम प्रायोरिटी पे रखते हैं, दूसरे के लिए कोई स्पेस नहीं देना चाहते, दूसरे के लिए कुछ नहीं करना चाहते, या हम दूसरे के लिए अपने आप में कोई बदलाव नहीं लाना चाहते। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो रिश्ते हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं, उन्हें हम खोए ना, तो ना खोने के लिए ईगो को असाइड रखें। असाइड रखने के लिए ज़रूरी है कि
जहाँ भी कहीं पर अगर कोई डिफरेंसेस इन व्यूज आ रहे हैं या कोई ऐसी चीज आ रही है तो हम दूसरे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। दूसरा व्यक्ति किस नजरिए से अपनी बात कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसकी क्या नीड्स है। हमेशा अपने ही नीड्स को इम्पोर्टेंट या प्रायोरिटाइज करके ना चलें, दूसरे की भी नीड्स को, उस रिश्ते में जो दूसरा है उसकी भी नीड्स को समझने की कोशिश करें, क्योंकि रिश्ते टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिए जा सकते, वो भी और चीज़ों की तरह इंपॉर्टेंट हैं। और सेकेंडली, कहीं अपनी गलती यदि है महसूस करी तो उसके लिए अपोलोजाइज करने में ना शर्माएं ना घबराएं। ये नहीं सोचें कि चलो मम्मी है तो सॉरी कहने की क्या जरूरत है, या वाइफ है तो मैं क्यों सॉरी कहूँ। ईदर वेज आपको इनवेरिएबली कहीं आपने किसी को हर्ट किया और महसूस किया तो जरूर अपोलोजाइज करें, एक्सप्रेस करें, बातचीत करें। दूसरे का मन खट्टा ना रहे तो अपने आप प्यार और मधुरता रिश्ते में बनी रहेगी। एग्जैक्टली, आपने बहुत खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन किया डॉक्टर प्रतिभा कि किस तरह से ईगो को रिश्तों से दूर रखा जा सकता है। इसी के साथ एक एसएमएस भी हमारे पास है, सारा का एसएमएस है, काफी लंबा इन्होंने डिफाइन किया एसएमएस को, और उन्होंने कहा कि शादी के जस्ट बाद इनके हस्बैंड से झगड़े शुरू हो गए थे इनके, और 9 साल बड़ा है इनका बॉयफ्रेंड भी है अभी, उसकी भी शादी हो चुकी है, उसकी एक बेटी भी है जो इनसे बहुत प्यार करता है, इन दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, काफी रिच है इनके बॉयफ्रेंड, और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ भी अपने रिश्तों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन नो वे आउट, कुछ वे नहीं निकला इसका। अभी कभी कभी इनके मन में सुसाइडल थॉट्स तक आ जाते हैं, तो ये क्या कर सकती हैं, बहुत कंफ्यूज हैं कि अपने हस्बैंड के साथ ही एक नई जिंदगी की शुरुआत करें या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ। ओके, बाय वर्च्यू ऑफ डेस्टिनी वी कैन से कभी कभी जो शादियां होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि दो व्यक्तियों के बीच, अगर दो इंडिविजुअल्स की अगर शादी हुई है तो उनके बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य रह ही सके या बन ही सके। नहीं बन रहा है तो अभी भी कोशिश की जा सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस रिश्ते से बाहर निकल जाएं। उन्हें चाहिए कि वो अपने हस्बैंड को खुल के पूरी तरह से अपने इमोशंस एक्सप्रेस करके बताएं कि उन्हें क्या चीज़ें हर्ट करती हैं, उनके पार्ट का, हस्बैंड के पार्ट का क्रिटिसिज्म अगर उन्हें बुरा लगता है, लव एंड अफेक्शन की कमी महसूस होती है, नेग्लेक्ट महसूस होती है, जो भी समस्याएं रिश्ते की, बिकॉज जैसा मैं समझ रही हूँ रिश्ते की परेशानियां एक्सट्रीम लेवल पर हैं, तो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले एक बारी एक वन लास्ट मीनिंगफुल एफर्ट जरूर करें, जिसमें खुल के सारी बातचीत करें, और ताकि हस्बैंड समझ सके, शायद दोनों के पार्ट पे एक एफर्ट आ सके चीज़ों को सुधारने के लिए। नहीं तो एक मैरिज काउंसलर से भी वो लोग मिल सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि बॉयफ्रेंड ऑलरेडी शादीशुदा हैं, डिवोर्स नहीं है, उनकी बच्ची भी है, परिवार भी है। मैं ये राय अभी देना उचित नहीं समझती कि दैट शी शुड गो अहेड विद दैट रिलेशनशिप और कॉल ऑफ हर रिलेशनशिप विद हस्बैंड। हो सकता है वो अपने पति को तो छोड़ दें, उनके बॉयफ्रेंड अपनी पत्नी को ना छोड़ सके। बिल्कुल। तो जिंदगी को सुरक्षित और मीनिंगफुल बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो रिश्ता बन गया उसको बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि रिश्ते चलाने के लिए, रिश्तों को निभाना भी और निभाने के लिए कोशिशें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर रिश्ते में कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। डॉक्टर प्रतिभा, आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।